दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आज आपको बताना चाहेगा कि किस तरीके से शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनीज में, जब उनका एक रेजोल्यूशन होता है आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, किस तरीके से सबसे बड़ा नुकसान लेंडर के साथ साथ, मतलब बैंकों के साथ साथ शेयर होल्डर्स का तो पूरा का पूरा पैसा ही एकदम से चला जाता है। अभी 3-4 रोज पहले मैंने एनपीएज के ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना एक रेवलेशन किया और आपको बताया कि किस तरीके से एनपीएज यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो बहुत ही हैवी लैंडिंग कारपोरेट्स को की गई, अनअकाउंटेबल लैंडिंग करी गई, उसके द्वारा किस तरीके से एनपीएज हुए। लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि आईबीसी में क्या ऐसी त्रुटियां हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला है कि इसमें शेयर होल्डर्स जो जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं कंपनीज के, यदि वो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा या किसी भी तरह से बैंक फ्रॉड के द्वारा, यदि उनके ऊपर या सीबीआई के द्वारा उसमें पीएमएलए में जो है ना ईडी के द्वारा कार्रवाई होती है, तो इसमें शेयर होल्डर्स का जब वो रेजोल्यूशन होता है तो शेयर होल्डर्स का पूरा पैसा किस तरीके से चला जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज भी करीब करीब 18,340 18,340 कंपनीज हैं जिन्होंने पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंकों से करीब करीब 25 लाख से ऊपर जो है, इतने लोगों ने 18,340 लोगों ने जो 25 लाख से ऊपर का लोन है वो डिफॉल्टर बने हुए हैं और करीब करीब 3,85,000 करोड़ रुपया आज भी एनपीएज में, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में है। तो मैं अपने पहले पॉडकास्ट से उसको ना करते हुए, क्योंकि मैंने आपको किस तरीके से बताया कि अभी तक जो है वो गवर्नमेंट को किस तरीके से करीब करीब 16,45,000 करोड़ राइट ऑफ करना पड़ा। फिर 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में फिर 1 लाख करोड़, तो करीब 17.5 लाख करोड़ रुपया जो है ना वो राइट ऑफ करना पड़ा बैंकों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन अभी भी इतना एनपीए जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक कंपनी जिसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है अंडर पीएमएलए, या उनके ऊपर जो है ना बैंक फ्रॉड का केसेस हैं, और मान लिया सभी की रिकमेंडेशंस के द्वारा यदि उनके खिलाफ, यदि वो आईबीसी में, आईबीसी एक्ट ऑफ 2016 के तहत उनका रेजोल्यूशन होता है, तो रेजोल्यूशन के बाद में, जैसे मैंने आपको डेटा दिया था अपनी पहले पॉडकास्ट में, कि ऑन एन एवरेज 68% का हेयर कट जो है वो बैंकों को लेना पड़ा। हेयर कट का मतलब है वो पैसा बैंकों को नहीं मिला रेजोल्यूशन में, और वो एक तरीके से आउटस्टैंडिंग है, और बैंकों की उस पैसे को उसकी बैलेंस शीट से हटाने के लिए गवर्नमेंट को या सभी बैंकों को जो है ना उसको राइट ऑफ करना पड़ा, उनकी बैलेंस शीट को सुदृढ़ करने के लिए, जिससे वो आगे फंक्शन कर सकें, उनमें लैंडिंग एपेटाइट को बढ़ाया जा सके, लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके और वो लैंडिंग करती रहें। तो ये तो एक तरह से जो है ना बैंकों की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, और करीब करीब जितने एसेट्स थे, जो मैंने बताया कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में करीब करीब 33,40,000 करोड़ का जो लोन अनअकाउंटेबिलिटी के होते हुए और फोन बैंकिंग के द्वारा या कांग्रेस के टॉप लीडरशिप द्वारा किस तरीके से इन कॉरपोरेट्स को लोन दिया गया, जिसमें उनकी ये क्षमता नहीं थी कि वो लोन का प्रयोग कर सकें, तो उन्होंने या तो इन पैसे को साइफन किया, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करी, या एक तरीके से राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स करी,
या उन्हीं फंड्स को बैंकों से लेकर किसी और एंटिटी में ट्रांसफ़र किया, या अपने प्रॉफिट के लिए किन्हीं लोगों को पे किया, या अपने फैमिली ट्रस्ट बनाकर उसमें सिक्योर किया, या एक तरीके से बेनामी प्रॉपर्टी भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी खरीदी गई। लेकिन दोस्तों, जब आईबीसी हुआ तो कम से कम बैंकों को 28% ऑन एन एवरेज एक तरीके से उनका पैसा वापस आया। मान लिया उन्होंने 100 रुपये दिए थे तो उसमें सिर्फ 28 आया। और मैंने बताया कि किस तरीके से जो है ना 17.5 से 18 लाख करोड़ रुपए जो ना बैंकों को अभी तक राइट ऑफ करना पड़ा पिछले 10 सालों में। तो ये लॉस जो है ना इनकम टैक्स पेयर्स का देश के लिए जो लॉस था, उसके ऊपर मैंने अलग से पॉडकास्ट बनाया। बट आप सोचिए कि इनमें कितनी लिस्टेड कंपनी हैं, कितनी कंपनीज ने अपना आईपीओ लेके आया, और उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी स्थिति क्या होगी। क्योंकि बैंकों को तो 28 रुपये मिल गए, और जिसने आईबीसी के बाद में, मान लिया कोई कंपनी यदि आईबीसी में गई तो जिस दूसरी कंपनी ने खरीदा उसको तो बहुत फायदा हुआ, जैसे पतंजलि को हुआ। वो रुचि सोया को जो है ना किस तरीके से उन्होंने पीनट्स में एक तरीके से खरीद लिया, उसका मतलब आई मीन टू से उसका टेक ओवर कर लिया इस तरीके से। और बहुत सारी कंपनी है, जैसे मैंने कल गिनवाया था कि 17-18 जो बिग अकाउंट्स इंक्लूडिंग डर्टी डोजन जो 12 सबसे बड़े अकाउंट्स थे, उनको किस किस ने टेक ओवर किया। वीडियोकॉन को तो सिर्फ 5% पैसा ही बैंकों को वापस मिला, 95%। तो आप सोचिए कि कंप्लीट पैसा जो है ना बैंकों को एक तरीके से चोरी किया गया, एक तरीके से डकैती की गई, और 95% पैसा बैंकों को वापस नहीं आ सका। लेकिन अब देखिए इनमें से कितनी कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें शेयर होल्डर्स के साथ में क्या होता है। तो आपको ताज्जुब होगा कि शेयर होल्डर की आईबीसी के बाद में कोई भी पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। जब वो कंपनी अंडर रेजोल्यूशन हो जाती है, असेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, और इसके बाद में आप देखेंगे कि आई एम रीडिंग समथिंग, जो मैंने एक सेंटेंस जो है वो कहीं से ओपन सोर्स से लिया है, कि शेयर होल्डर्स की क्या स्थिति है यदि एक लिस्टेड कंपनी जिसने आईपीओ निकाले हो और उसमें आम आदमी ने निवेश किया हुआ हो, कुछ शेयर इसलिए खरीदे हो कि वो कभी भविष्य में यदि उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कुछ पैसा उससे कमा लेंगे, या अपनी फैमिली के लिए जो है ना सुरक्षित स्थान पर कर देंगे। क्योंकि कंपनी ने बहुत सपने उसको दिखाए थे, उनको नहीं पता था कि कंपनी इन्वॉल्व है बैंक से फ्रॉड करने के लिए, या मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, या राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स, या टैक्स हेवन कंट्रीज में उसको खर्च कर रही है, या उसमें से पैसा बचाकर अपनी दूसरी कंपनीज में डाल रही है, या अपने फैमिली ट्रस्ट में बचा रही है, या बेनामी प्रॉपर्टी भारतवर्ष में बाहर खरीद रही है। अब बेचारा शेयर होल्डर जो है वो रेजोल्यूशन के बाद में आईबीसी में कोई प्रावधान नहीं है कि शेयर होल्डर के पैसे को सिक्योर किया जाए और उनको वापस किया जा सके। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यूजुअली फेस सिग्निफिकेंट इक्विटी डाइल्यूशन आफ्टर आईबीसी और complete loss of value. The company often gets delisted or restructured, with equity capital being written off or reduced to zero, making shareholdings worthless. तो देखा आपने कि किस तरीके से शेयर होल्डर्स की वैल्यू, यदि कोई कंपनी रेजोल्यूशन में जाती है अंडर आईबीसी एक्ट ऑफ 2016, किस तरीके से उनकी होल्डिंग्स जीरो हो जाती है, वर्थलेस हो जाती है। हो सकता है कि आई माइट बी मिसिंग सम पॉइंट्स, आई मे बी करेक्टेड, अदरवाइज द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज टू टेक ए डिसीजन, या हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं कि क्या हम आईबीसी में चेंज की ज़रूरत है,
ये मेरा एक सवाल है, और इसमें मैं ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने स्टडी करके आपके समक्ष रखा है कि कम से कम बैंकों को ऑन एन एवरेज 28% अभी तक, जो 1008 कंपनी दोज हैव अंडरगोन रेजोल्यूशन और उनसे प्राप्त हुए हैं रिकवरी के द्वारा सिर्फ 3,50,000 करोड़, लेकिन बैंकों ने खोया है पैसा या बैंकों को राइट ऑफ करना पड़ा है, वो है 17.5 लाख करोड़ रुपए। और यदि हमारे शेयर होल्डर्स ने, आम आदमी ने, जो किसी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में निवेश करे थे, उनका तो जीरो ही हो गया है। तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम आईबीसी के में क्या चेंज करें। दूसरा, आईबीसी में रेजोल्यूशन में लाने के बाद में आपकी जो कंपनीज हैं और ये वो एक प्रोडक्शन या एग्जीक्यूशन में नहीं रहती या ऑपरेशंस में नहीं रहती, तो इसको भी बहुत समय सीमा जो है ना, कम से कम छोटी से छोटी होनी चाहिए, जिससे रेजोल्यूशन बहुत फास्ट हो चुके, और कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें शेयर होल्डर्स को भी कुछ पैसा मिले, जो उनकी मेहनत की कमाई है उसमें से उसका कुछ रिटर्न मिल सके। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।